अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फाइल्स ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वो मौसम सरमा की एक उदास और खुनुक सुबह थी। फरवरी का महीना शुरू हो चुका था, लेकिन सर्दी गोया किसी ज़िद्दी कंबल के मानिंद माहौल से लिपट कर रह गई थी। धुंध का सिलसिला भी जारी था। सुबह शाम की कैफियत को देखकर यूँ महसूस होता था, ये साल इसी ठंडे ठार मौसम की नज़र हो जाएगा। इस रोज़ जब मैं थाने पहुंचा तो बैरूनी माहौल ने थाने की अंदरूनी फ़िज़ा को भी मुंजमद कर रखा था। मैंने अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि हवलदार खुशबख्त मेरे कमरे में आ गया। अस्सलामु अलैकुम मलिक साहब, उसने बड़ी करारी आवाज़ में मुझे सलाम किया और पूछने लगा, अगर आपका हुक्म हो तो अंगीठी लाकर यहाँ रख दूँ। मैंने कहा, ले आओ। ओके सर, उसने फर्माबरदारी से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया। उसने देखते हुए कोलों वाली गर्मा गर्म अंगीठी मेरे कुर्सी से थोड़े फासले पर रखी और इत्तला फराहम करने वाले अंदाज में बताया, मलिक साहब, मास्टर जमील आपसे मिलना चाहता है। मास्टर जमील कौन? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हवलदार ने बताया कि मास्टर जमील इधर ही सोहदरा किला के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता है। इन दिनों मेमोज़ा सोहदरा किला के थाने में तैनात था। इस इलाके में सिर्फ एक ही प्राइमरी स्कूल था जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ तालीम हासिल करते थे। ताहम लड़कियों की बनिस्बत लड़कों की गालिब तादाद वहां पढ़ने आती थी। आज से पहले मास्टर जमील से बराह रास्त मेरा वास्ता नहीं पड़ा था, लिहाजा मैं इसे अच्छी तरह नहीं जानता था। मैंने हवलदार से पूछ लिया, मास्टर जमील को मुझसे क्या काम है? काम मैंने पूछा था, खुशवक्त ने बताया, लेकिन वो कहता है कि आप ही से बात करेगा। ठीक है, तुम इसे मेरे पास भेज दो, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। हवलदार खुशबख्त कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद एक दुबला पतला दराज कामा शख्स मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने शलवार कमीज पर गर्म दस्ती पहन रखी थी और एक हाथ में कपड़े का थैला पकड़ रखा था। वज़ीक़ते और अंदाज़ो अतवार से वो माकूल और समझदार शख्स नज़र आता था। मेरे करीब पहुंचकर उसने मुझे सलाम किया और सनसनीखेज़ नज़र से मुझे देखते हुए बोला, मेरा नाम जमील अहमद है, मास्टर जमील। मैंने उसके सलाम का जवाब देने के बाद एक कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए मेहरबान लहजे में कहा, बैठ जाएं मास्टर साहब। वो बाआहिस्तगी एक कुर्सी पर बैठ गया और हाथ में पकड़े हुए कपड़े के थैले को उसने कमरे के फर्श पर रख दिया। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखते हुए इस्तफसार किया, जी मास्टर साहब, इतनी ठंडी ठार सुबह को आपको मुझसे क्या काम पड़ गया? सब खैरियत तो है ना? मेरा ख्याल है कि खैरियत नहीं है, उसने मुबहम से अंदाज में कहा और नीचे रखे हुए थैले को उठाकर मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोला, आप खुद देख लें जनाब। मैंने उलझन ज़दा अंदाज में उसके थैले से मज़कूरा थैला ले लिया। मैं नहीं जानता था कि उस थैले में क्या डालकर मुझे दिखाने लाया था। मैं चूँकि नहीं जानता था, लिहाजा तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने वो थैला खोल लिया। इस थैले में से जो कुछ बरामद हुआ उसे देखकर मुझे हैरत का एक झटका लगा। वो एक आम सी इस्तेमाल शुदा दराती थी, लेकिन ख़ास बात यह थी कि मुझे उसके दंदानेदार फल पर जमा हुआ खून नज़र आ रहा था। मैंने उसकी स्याही माइल रंगत को देखते ही पहचान लिया कि वो खून था जो खुश्क हो जाने के बाद अपना असल रंग और रूप खो चुका था। मेरी फौरी और मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस खून को जमकर खुश्क हुए 2 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका था। मैंने खून आलूद दराती को अपने हाथों में घुमाकर बगौर उसका जायज़ा लिया। फिर सवालिया नज़र से मास्टर जमील की तरफ देखते हुए पूछा, मास्टर साहब, इस दराती की क्या कहानी है? मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं जनाब, वो संजीदा लहजे में बोला। मैं इसे आपके पास इसीलिए लाया हूँ ताकि आप इससे मंसूब कहानी का पता चला सकें। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की और पूछा, ये दराती आपको कहाँ से मिली है? वो सादगी से बोला, ये मेरी नहीं बल्कि मेरी घरवाली की दरियाफ्त है जनाब। मैं सवालिया नज़र से उसकी आंखों में झांकने लगा ताकि वो इस खून आलूद दराती के बारे में मज़ीद कुछ बताए। जब वो खामोश रहा तो मैंने पूछा, आपकी घरवाली ने इसे कहाँ से दरियाफ्त किया है मास्टर साहब? एक लम्हा सोचने के बाद उसने जवाब दिया, पढ़ोले में से। पढ़ोले में से? मैंने हैरत भरे अंदाज में उसकी जानिब देखा। वो वजाहत करते हुए बोला, कौसर, मेरी घरवाली पड़ोले में से गंदुम निकाल रही थी कि उसका हाथ किसी ठोस और तेज़ धार शय से टकराया। इसके साथ ही इसके होंठों से एक हल्की सी चीख खारिज हुई।
इस वक्त मेरी बड़ी बेटी इसके करीब खड़ी थी। कौसर ने चीखने के बाद पड़ोले के मोखले से हाथ बाहर निकाला तो उसकी 3 उंगलियों में से खून रिस रहा था। मेरी बेटी खालदा दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई और आकर मुझे बताया कि अम्मी का खास जख्मी हो गया है। मैं ये खबर सुनकर फौरन अपनी बीवी के पास पहुंच गया और देखा कि वाकई उसकी 3 उंगलियां घायल हो चुकी थीं। मैंने कौसर से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। उसने पड़ोले के मोखले की जानिब इशारा करते हुए मुझे इस हादसे के बारे में बताया। मुझे शदीद हैरत हुई कि पड़ोले के अंदर गंदुम में ऐसी तेज धार कौन सी चीज़ हो सकती है जिससे हाथ जख्मी हो जाए। मास्टर जमील ने सांस दुरुस्त करने के लिए थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बताने लगा। मैंने सोचा पड़ोले को तो मैं बाद में चेक करूँगा, पहले बीवी के जख्मी हाथ का इलाज कर लूँ। चुनांचे मैंने कौसर के जख्मी हाथ को अच्छी तरह साफ करके इस पर साफ कपड़े की पट्टी बांध दी। इसके बाद पड़ोले की जानिब मुतवज्जा हो गया। गांव देहात में अनाज का ज़ख़ीरा करने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े पड़ोले बनाए जाते हैं। पड़ोले को आप मिट्टी का एक बड़ा सा ड्रम समझ लें। पड़ोले उमूमन गोलाई में तामीर किए जाते हैं, जिनका कुतर लगभग 2.5-3 फीट रखा जाता है और ऊंचाई 5 फीट से लेकर 10 फीट तक भी हो सकती है। इसके अंदर अनाज भरने के लिए पड़ोले की छत में एक बड़ा सा सुराख मौजूद होता है। जब पड़ोले को अनाज से भर दिया जाता है तो इस सुराख को किसी शय से ढककर बंद कर देते हैं। पड़ोले में से हस्ब ज़रूरत अनाज निकालने के लिए इसके ज़हरी हिस्से में एक मोखला मौजूद होता है, जिसका कुतर उमूमन 5 से 6 इंच रखा जाता है। इस मोखले में से अनाज निकालने के बाद कपड़ा ठूस कर इसका मुंह बंद कर दिया जाता है। बाज़ लोग इस मोखले के लिए बाकायदा ढक्कन भी बना लेते हैं, जैसा कि आपने दूध वाले ड्रम का ढक्कन देखा होगा, और बाज़ लोग वहाँ एक पट का छोटा सा दरवाज़ा लगा लेते हैं। मैं पड़ोले की जानिब बढ़ा तो मेरी घरवाली तशवीश में मुब्तला हो गई। मास्टर जमील ने गहरी संजीदगी से बताया। इसने मुझे ताकीद की कि मैं बहुत मोहतात रहूं। बहरहाल मैंने बड़ी एहतियात के साथ इस मोखले के अंदर हाथ डाल दिया और फिर थोड़ी सी तगो-दो के बाद मेरा मुतलाशी हाथ इस दरांती तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया, जिसके ख़तरनाक फल ने मेरी बीवी की 3 उंगलियां ज़ख्मी कर दी थीं। इसने मेरे हाथ में मौजूद खून आलूद दरांती की तरफ देखा, एक खफीफ सी झुरझुरी ली और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। मैंने इस दरांती को आड़ा टेढ़ा किया और थोड़ी सी कोशिश के बाद इसे पड़ोले से बाहर निकालने में कामयाब हो गया। ये कामयाबी हासिल करने के लिए मुझे पड़ोले के मोखले को एक तरफ से थोड़ा तोड़ना भी पड़ा था। दरांती बाहर आई तो इसके फल पर जमे हुए खून ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया, और यही मजबूरी मुझे सुबह सुबह आपके पास ले आई है। इस खून आलूद दरांती की क्या कहानी है, ये आप पता चलाएंगे थानेदार साहब। मास्टर जमील अपना बयान मुकम्मल करके खामोश हुआ तो मैं गहरी सोच में डूब गया। मेरा जहन बार बार मुझे इशारा दे रहा था कि दरांती के दंदानेदार फल पर जमा हुआ खून किसी इंसान का है, और ये इंतहाई तशवीशनाक सोच थी। इस सोच का वाज़ेह मतलब यही निकलता था कि इस दरांती की मदद से किसी इंसान को मौत के घाट उतारा गया था। अक्सर ऐसा होता है कि कत्ल की किसी वारदात की इत्तला थाने तक पहुंचती है, इसके बाद पुलिस कातिल की तलाश में निकलती है। कत्ल कभी कातिल से पहले हाथ लग जाता है और कभी कातिल की गिरफ्तारी के बाद इसकी निशानदेही पर आला कत्ल को बरामद कर लिया जाता है। मौजूदा मामले में अगर मेरा जहन बिल्कुल दुरुस्त इशारा दे रहा था तो फिर सूरत हाल कुछ ऐसी हो जाती थी कि आला कत्ल सबसे पहले मुझ तक पहुंच गया था। अब इसकी मदद से मुझे कातिल और मकतूल तक रसाई हासिल करना थी। चंद लम्हात की सोच विचार के बाद मैंने कुरेदने वाले अंदाज में मास्टर जमील से पूछा, मास्टर साहब, आपके घर में कुल कितने अफराद रिहाइश पजीर हैं? सिर्फ मेरे अपने घर के लोग हैं जनाब, वो गहरी संजीदगी से बोला। कुल 5 अफराद, मैं, मेरी बीवी कौसर परवीन और हमारे 3 बच्चे। फिर वो अपने बच्चों के बारे में बताने लगा। 6 साला खालिदा, 5 साला शब्बीर और 2 साला शफात। ये तीनों बच्चे इस काबिल नहीं थे कि किसी खून आलूद दरांती को पड़ोले के अंदर पहुंचा सकें, लिहाजा मैंने इन्हें नज़रअंदाज करते हुए अपनी निगाह को मास्टर और उसकी बीवी पर मरकूज कर दिया। चंद लम्हात तक उसकी आंखों में देखने के बाद मैंने उससे पूछ लिया, मास्टर साहब, क्या आप या आपकी घरवाली इस खतरनाक खून आलूद दरांती के बारे में कुछ जानते हैं? उसने बेसाख्ता नफ़ी में गर्दन हिलाई और बोला, नहीं जनाब, हमने आज पहली मर्तबा इस मनहूस की शक्ल देखी है जिसने मेरी बीवी की 3 उंगलियां जख्मी कर दी हैं। मैंने दरांती को मेज पर पड़े थैले के अंदर रख दिया और कहा, मास्टर साहब, इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि ये दरांती
आज सुबह आपके घर में मौजूद गंदम वाले पड़ोले में से बरामद हुई है। वो पड़ोला चूंकि आपके घर में है, लिहाजा दरांती के बारे में मैं आपसे इस्तफसार कर रहा हूँ। आप इस दरांती से अपनी लाइलमी का इजहार कर रहे हैं। इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि खून आलूद दरांती गंदम वाले पड़ोले के अंदर कैसे पहुँच गई। यही बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही थानेदार साहब, वो कदरे उलझन ज़दा लहजे में बोला। आपको यकीनन मालूम होगा कि मैं मौजा सोहिद्रा कला के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में जमात चाहरुम को पढ़ाता हूँ। यही मास्टरी मेरा रोज़गार है। ज़राअत और खेती बाड़ी से कभी मेरा ताल्लुक़ नहीं रहा, इसलिए दरांती या ऐसे ही किसी और ज़रई आले का मेरे घर में पाया जाना नामुमकिनात में से है। पता नहीं ये कमबख्त कैसे गंदम वाले पड़ोले में पहुँच गई। इसकी वजाहत में बड़ी माकूलियत पाई जाती थी। मैंने चंद लम्हे उसकी बातों पर गौर करने पर पूछा, मास्टर साहब ये भी तो हो सकता है किसी और शख्स ने खून आलूद दरांती को गंदम वाले पड़ोले में छुपा दिया हो और वो रफ्ता रफ्ता गंदम के साथ सिरकते हुए नीचे मोखले तक पहुंच गई हो। ऐसा नहीं हो सकता जनाब, वो बड़ी शिद्दत से नफ़ी में सर हिलाने लगा। मैंने इस कतईयत पर हैरत से पूछा, क्यों नहीं हो सकता? वो वजाहत करते हुए बोला, जनाब जब से हम इस घर में आए हैं बस हम पाँचों ही रह रहे हैं। ऐसा कोई भी इस दौरान में हमारे घर में नहीं आया जिस पर इस किस्म का शक किया जा सकता हो। मुझे यूँ महसूस होता है कि जैसे ये दरांती पहले ही से गंदम वाले पड़ोले में मौजूद थी। पहले? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। पहले कब से? मेरा मतलब है कि हमारे इस घर में आने से पहले। मास्टर जमील का बयान किसी सनसनीखेज इंकिशाफ से कम नहीं था। मैं पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया और तेज़ लहजे में पूछा, मास्टर साहब आपकी बातों से ये ज़ाहिर होता है कि इस घर में आने से कब्ल आप कहीं और रहते थे। जी थानेदार साहब, वो इस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला, पहले हम लोग चक नंबर 42 जे जीम बे में रहते थे। चक 42 जीम बे मौजा सोहिद्रा किला से लगभग 5 मील दूर है। मैं रोज़ाना साइकिल पर स्कूल आता जाता था। इस आमदोरफ्त में अच्छा खासा वक्त ज़ाया हो जाता था। फिर मुझे पता चला कि सोहिद्रा किला में एक घर फरोख्त हो रहा है। मैंने अपनी घरवाली से मशवरा किया, वो मेरी हमनवा साबित हुई, लिहाजा अपनी आसानी और सहूलत के लिए मैंने सोहिद्रा किला में घर ले लिया। बस इतनी सी बात है। आपको इस घर में आए हुए कितना अरसा हुआ है? उसके खामोश होते ही मैंने पूछा। उसने बताया कि कमोबेश 2 माह हुए हैं जनाब। इसके जवाब ने एक मरतबा फिर मुझे चौंका दिया, दरांती के दंदानेदार फल पर जमे स्याह माइल खून को देखकर। मैंने अंदाज़ा कायम किया था कि इस दरांती को खून आलूद हुए 2 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और अब मास्टर जमील बता रहा था कि 2 माह पहले इस घर में कोई और रिहाइश पजीर था। इसी तनाजुर में मैंने उससे सवाल किया, मास्टर साहब आपने ये घर किससे ख़रीदा है? इनायत हुसैन से, उसने जवाब दिया। इसका मतलब है कि आपसे पहले इस घर में इनायत हुसैन रहता था? जी हाँ, उसने इस्बात में जवाब दिया। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछा, मास्टर साहब क्या इन 2 माह में आपने गंदम वाले पड़ोले में खुद कोई गंदम डाली थी? उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और बताया कि इस घर में 2 पड़ोले हैं, एक में चावल और दूसरे में गंदम को महफूज किया जाता है। इनायत हुसैन ने ये घर मेरे हाथ फरोख्त करते हुए बताया था कि दोनों पड़ोले अनाज से भरे हुए हैं, लिहाजा हमें कई माह तक इनको दोबारा भरना नहीं पड़ेगा। उसने मेहरबानी करते हुए पड़ोलों में मौजूद अनाज की मुझसे कीमत भी नहीं ली थी। जब मैंने बहुत इसरार किया तो वो कहने लगा, दाना पानी तो नसीब से होता है मास्टर जी। यहाँ के दाने पानी ने आपको इस घर तक पहुँचाया है। मैं यहाँ आपसे इस अनाज की कीमत वसूल नहीं करूँगा। बेसाख्ता मेरी ज़बान से निकला। लगता है इनायत हुसैन की सारी मेहरबानी गंदम वाले पड़ोले में बंद थी, जो मोखले में से दरांती की शक्ल में आपने बाहर खींच ली है। मास्टर जमील तशवीश भरी नज़र से मेरी तरफ देखते हुए बोला, थानेदार साहब क्या आप भी इसी अंदाज में सोच रहे हैं जैसे ख्यालात मेरे जहन में आ रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं मास्टर साहब? मेरा ख्याल है कि ये खून आलूद दरांती किसी वारदात में इस्तेमाल हुई है। मैंने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक वो वारदात बड़ी संगीन होगी, कोई कत्ल ऐसी वारदात। मास्टर जमील मुतफक्किर लहजे में बोला, मेरा ख्याल है इनायत हुसैन इस खून आलूद दरांती के बारे में ज़रूर जानता होगा। मैंने गंभीर अंदाज में सर को इस्बाती जंबिश दी और मास्टर जमील से पूछा, क्या इनायत हुसैन की रिहाइश भी इधर सोहिद्रा किला ही में है? नहीं जनाब, वो तो ये घर मुझे फ़रोख्त करके कहीं चला गया है, जमील अहमद ने जवाब दिया। इस जवाब से सनसनीखेज़ी झलकती थी। मैंने फ़ौरन पूछा कि वो कहाँ गया है?
मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं जनाब। कमाल है, मैंने उलझन भरे अंदाज में कहा। आपने इसे इतना भी नहीं पूछा कि वो सोहेदरा किला को छोड़कर कहाँ जा रहा है? मुझे क्या पता था जनाब कि बाद में कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाएगी। वो कतरे बेजारी से बोला। मैं असल में अपने काम से काम रखने वाला बंदा हूँ। वो घर बेचना चाह रहा था और मुझे घर की ज़रूरत थी। हमारे दरमियान रकम का मामला तय हुआ, मैंने अदायगी कर दी और उसने अपना घर मेरे हवाले कर दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है, मैं बहुत जल्द पता चला लूँगा कि इनायत हुसैन मौजा सोहेदरा कला को छोड़कर कहाँ गया है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। फिलहाल तो मैं आपके घर का मुआयना करना चाहता हूँ। बड़े शौक से जनाब, वो बड़ी रसान से बोला। ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि आप मेरे करीब खाने पर तशरीफ़ लाएं। मैंने इस बात में सर हिलाया और थोड़ी देर बाद मास्टर जमील अहमद औफ जमात चौहारुम के हमरा जाए वकुआ के मुआयने के लिए रवाना हो गया। कांस्टेबल अल्लाह बख्श भी हमारे साथ था। मास्टर जमील का घर गांव के जुनूब मशरकी किनारे पर वाक़ था। गांव के इस हिस्से की लोकेशन बड़ी फितरी, जाज़िब नज़र और पुरकशिश थी। गांव के इख्तिताम पर सरसब्ज़ लहलहाते खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता था। इन्हीं खेतों के दरमियान से एक नहर गुजरती थी जिसका बहाव शुमाल मशरिक़ से जुनूब मग़रिब की सिमत था। इस नहर से एक फरलांग के फासले पर शर्क़न ग़रबन रेलवे लाइन थी जिस पर इक्का दुक्का पैसेंजर्स ट्रेनें गुजरती थीं या फिर मालगाड़ियों की आमदोरफ्त देखने को मिलती थी। रेलवे लाइन से आगे भी तहद्दे निगाह सरसब्ज़ व शादाब खेतों का फरहद बख्श सिलसिला नज़र आता था। हम मुख्तलिफ गलियों से गुजरते हुए मज़कूरा मकान तक पहुँच गए। वो दरमियानी साइज़ का एक कच्चा मकान था। जमील अहमद ने हमें बैठक में बिठाया और अभी आता हूँ कहकर घर के अंदरूनी हिस्से में गायब हो गया। बैठक के तौर पर इस्तेमाल होने वाला वो कमरा पैमाइश में 12 ज़रब 15 फीट रहा होगा। मैं सरसरी नज़र से कमरे का जायज़ा लेने लगा। कांस्टेबल ने कहा कि सर जी, लगता है मास्टर साहब हमारी खातिर तवाज़े का बंदोबस्त करने अंदर गए हैं। कांस्टेबल की बात में अच्छा खासा वजन था, लेकिन मैंने अदम दिलचस्पी का इजहार करते हुए आम से लहजे में कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। इधर मेरी बात ख़त्म हुई, उधर मास्टर जमील बैठक में दाखिल हुआ और उसने कांस्टेबल के अरमानों पर बर्फ़ सी छिड़क दी। खातिर तवाज़ो का जिक्र करते हुए जैसे अल्लाह बख्श की बातें खिल सी गई थीं। वो खाने पीने का शौकीन होने से कुछ बढ़कर था। ऐसे शख्स के लिए खाने पीने का लोभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। मास्टर जमील अहमद ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, थानेदार साहब, मैंने पर्दा करा दिया है। आप अंदर आकर इस कमरे का मुआयना कर सकते हैं जहां अनाज वाले पड़ोले रखे हुए हैं। अल्लाह बख्श ने बेसाख्ता एक थकी हुई गर्म सांस खारिज की। मैंने उससे कहा, अल्लाह बख्श तुम इधर ही बैठो, मैं अंदर से होकर आता हूँ। इसके बाद मैं मास्टर जमील के साथ घर के अंदरूनी हिस्से में पहुँच गया। वो मुझे एक कुशादा सहन से गुजारने के बाद इस कमरे में ले गया जहाँ अनाज वाले पड़ोले रखे हुए थे। मास्टर के घर में आगे पीछे 4 कमरे एक कतार में बने हुए थे और इनके पहलू में कुशादा सहन था। इस कतार का पहला कमरा बैठक के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। इसके बाद 2 रिहायशी कमरे थे और सबसे आखिर में पड़ोलों वाला कमरा था जो एक तरह से इस कमरे को स्टोर रूम भी कहा जा सकता था। वहाँ पर मतरूक और इस्तेमाल शुदा दोनों किस्म की अशिया मौजूद थीं। मैं पड़ोलों की जानिब मुतवज्जा हो गया। इस कमरे में मौजूद पड़ोलों की तादाद 2 थी जो पहलू ब पहलू कमरे की मगरबी दीवार के साथ इस्तादा थे। इन दोनों की जिसामत और कदबुत एक जैसा था। ऊंचाई 8 फीट के करीब रही होगी और गोलाई का अंदाज़ा मैंने 2.5 फीट के आसपास कायम किया। मास्टर जमील ने एक पड़ोले की जानिब इशारा करते हुए सनसनीखेज लहजे में बताया, थानेदार साहब, गंदम वाला पड़ोला यही है। दरांती इसी पड़ोले में से निकली है। मैंने मज़कूरा पड़ोले की तरफ बढ़ते हुए असबात में गर्दन हिला दी। वो कमरा अगरचे घर के आखिरी सिरे पर वाक़ था, लेकिन बैरूनी सिमत खुलने वाले एक रोशनदान से इतनी रोशनी अंदर पहुंच रही थी कि वहां पर मौजूद हर अशिया को बासानी देखा जा सकता था। मैंने गंदम वाले पड़ोले के मोखले का जायज़ा लिया। मोखले का एक हिस्सा मजरू था जिसके बारे में मुझे मास्टर जमील ने थाने ही में बता दिया था। खून आलूद दरांती को खींचकर बाहर निकालते हुए इसे मोखले के एक किनारे को थोड़ा तोड़ना पड़ा था। मैं मोखले के तनकीदी जायजे के बाद उठकर खड़ा हो गया और मास्टर जमील की तरफ देखते हुए बोला, मास्टर साहब, मैं इस पड़ोले के ऊपर वाले हिस्से को देखना चाहता हूँ। ऊपर वाले हिस्से से मेरी मुराद पड़ोले की छत थी जहाँ से पड़ोले के अंदर अनाज भरा जाता है। मास्टर जमील ने कहा, ठहरें जनाब, मैं चौकी लेकर आता हूँ। पड़ोले की ऊंचाई 8 फीट के करीब थी, लिहाजा किसी चीज़ पर चढ़े बगैर इसकी छत का मुआयना मुमकिन नहीं था।
2 मिनट के बाद मास्टर जमील एक चौबी चौकी लेकर वापस आ गया। मज़कूरा चौकी की ऊंचाई लगभग 2 फीट थी। मैंने चौकी को पढ़ोले के साथ लगा दिया, फिर इस पर खड़े होकर पढ़ोले की छत का जायजा लेने लगा। मेरा कद 6 फीट से निकलता हुआ था। 2 फीट चौकी की ऊंचाई इसमें शामिल हुई तो मेरा दायरा कार 8 फीट तक पहुंच गया। मैंने पढ़ोले के ऊपरी हिस्से को अच्छी तरह देख लिया। वहां मुझे कोई भी काबिल गिरफ्त शय नजर न आई। इसे अगला मरहला पढ़ोले के अंदर झांकने का था, मगर इस मकसद को पूरा करने के लिए थोड़ा और बुलंद होना ज़रूरी था। मैंने चौकी पर खड़े खड़े मास्टर जमील से पूछा, कोई और चौकी मिल जाएगी? एक छोटी चौकी है घर में, उसने जवाब दिया, लेकिन वो 1 फीट से ज़्यादा ऊंची नहीं होगी। ठीक है, तुम वो चौकी ले आओ, मैंने हतमी लहजे में कहा। इससे काम चल जाएगा। अगर मैं ज़मीन से मज़ीद 1 फीट भी बुलंद हो जाता तो ढकना उठाकर पढ़ोले के अंदर झाँका जा सकता था। थोड़ी देर के बाद मास्टर जमील मज़कूरा चौकी लेकर मेरे पास आ गया। 1 फुटी ये चौकी पहले वाली चौकी से रकबे और फैलाव में कमोबेश आधी थी। मैंने बसहूलत इसे 2 फीटी चौकी पर जमाया और एहतियात से इसके ऊपर चढ़ गया। अगले ही लम्हे मैं गंदुम वाले पढ़ोले के अंदर झाँक कर उसका जायज़ा ले रहा था। अपनी तफ्तीशी कोशिश से मुतमईन होने के बाद मैं नीचे उतर आया और मास्टर जमील से कहा, क्या तुम लोग आजकल फाका कशी कर रहे हो? नहीं जनाब, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो हैरत से मेरी तरफ देखते हुए बोला। अल्लाह के फजल से हम लोग पेट भरकर खाना खाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी रात हम में से कोई भूखा सोया हो। अच्छा, मैंने तीखे लहजे में कहा, मगर ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा। वो मज़ीद उलझ गया और पूछने लगा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जनाब? तुमने बताया कि 2 माह कबल जब तुम लोग आकर इस घर में आबाद हुए थे तो अनाज वाले ये दोनों पढ़ोले मुकम्मल तौर पर भरे हुए थे। मैंने उसकी उलझन दूर करने की खातिर वजाहत करते हुए कहा, मैंने गंदम वाले पढ़ोले के अंदर झांक कर देखा है। आधे से भी ज़्यादा पढ़ोला गंदम से भरा हुआ है। बल्कि ये कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि इस पढ़ोले से अभी चंद सेर गंदम ही निकाली गई है। इस वजह से वो मेरा मकसद की तह में उतर गया और जल्दी से बोला, थानेदार साहब, बात दरअसल ये है कि मेरी घरवाली और तीनों बच्चे चावल बहुत शौक से खाते हैं, लिहाजा हमारे घर में गंदम की बनिस्बत चावल का इस्तेमाल ज़्यादा है। बस इतनी सी बात है। मैं मास्टर जमील की इतनी सी बात से मुतमईन हो गया और ठहरे हुए लहजे में इससे कहा, मास्टर साहब, मैंने गंदम वाले पढ़ोले का अच्छी तरह जायज़ा ले लिया है, लेकिन मैं अपनी तसल्ली की खातिर एक काम करवाना चाहता हूँ। और वो काम? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा और मास्टर की आंखों में देखते हुए कहा, वो काम आप करेंगे अपनी घरवाली की मदद से। जी बताएं, क्या काम है? वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने वजाहती अंदाज में कहा, आज स्कूल से तो आपकी छुट्टी हो ही चुकी है। ये दिन आप अपने घर में गुजारें। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी घरवाली की मदद से दोनों पढ़ोलों के अनाज को बाहर निकाल लें और बारीक बीनी से अनाज का जायज़ा लें। मुमकिन है कि इस अनाज में से कोई ऐसी शय बरामद हो जाए जो खून आलूद दराती की तफ्तीश के सिलसिले में मुआविन साबित हो। मैंने लम्हे भर के लिए तवक्कुफ़ किया और फिर इजाफा करते हुए कहा, आपको जहमत तो होगी, लेकिन कानून की मदद करना आप पर भी लाजिम है। इस तफ्तीशी कार्रवाई के बाद आप अनाज को इसके मखसूस पढ़ोले में डाल सकते हैं। वो फराख दिली से बोला, जहमत वाली कोई बात नहीं जनाब, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आज का सूरज ग़ुरूब होने से पहले ये काम कर डालूंगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मास्टर साहब, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। और अगर इस अनाज में से कोई काबिल ज़िक्र शय बरामद हो जाए तो आप इसे लेकर फ़ौरन मेरे पास थाने आ जाएंगे। ज़रूर जनाब, उसने सर को अस्पाती जुम्बिश थी। मैं आपके हुक्म की तामील करूँगा और इस तामील के दौरान में आप एक एहतियात को पेश नज़र रखेंगे। मेरे लहजे में इतनी संजीदगी थी कि वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने इस संजीदगी को बरकरार रखते हुए कहा, आप बारी बारी दोनों अनाजों का जायज़ा लेंगे। एक अनाज को पढ़ोले में से निकालने के बाद उसका मुआयना करेंगे और मुतमईन होने के बाद इसे वापस पढ़ोले में भर देंगे। तब जाकर आप दूसरे पढ़ोले के साथ कार्रवाई शुरू करेंगे। अगर आपने मेरी हिदायत पर मिनवन अमल न किया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो इस्तेजाबिया नज़र से मेरी तरफ देखते हुए बोला, कैसी गड़बड़ जनाब? अगर दोनों अनाज एक ही वक्त में पढ़ोलों से बाहर निकाले गए तो इस बात के इम्कानात बहुत कभी हैं कि वो आपस में मिल जाएंगे। मैंने बदस्तूर ठहरे हुए लहजे में कहा, इस मिलाप से गड़बड़ ये होगी कि तुम्हारे बच्चे और घरवाली तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। गंदम मिले चावल इन्हें पसंद नहीं आएंगे और इनकी खफगी आपके घर के अमन व अमान के लिए एक संगीन खतरा भी साबित हो सकती है। ओह,
اس نے ایک اطمینان بھری گہری سانس خارج کی اور زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، جناب آپ بڑا شائستہ مذاق کرتے ہیں۔ میں اس کی معیت میں پڑھولے والے کمروں سے نکل کر صحن میں آ گیا۔ ماسٹر جمیل کے گھر میں ہمارا داخلہ بیٹھک کے بیرونی دروازے سے ہوا تھا۔ اب مجھے گھر کے اندرونی حصے کو دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ گھر کا مرکزی داخلی دروازہ ایک چھت اور برآمدے میں کھلتا تھا۔ اس برآمدے میں بیٹھک کا ایک دروازہ بھی کھلتا تھا جو گھر کے اندرونی حصے سے بیٹھک میں آمد و شد کا وسیلہ تھا۔ مذکورہ برآمدے سے آگے کشادہ صحن تھا۔ اسی صحن میں بیٹھک سے متصل کمرے کا دروازہ کھلتا تھا۔ بعد کے 2 کمروں میں جانے کے لیے کمرہ در کمرہ آگے بڑھنا پڑتا تھا۔ صحن کے احاطے پر باورچی خانہ اور غسل خانہ پہلو بہ پہلو بنے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک تنگ سا راستہ مکان کی عقبی سمت کو بھی نکلتا تھا۔ اس راستے نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی اور میں اس طرف بڑھ گیا۔